कृष्ण सभी को। मेरा नाम है निहायत नानी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आपके साथ जबलपुर की फेमस पर्सनालिटीज़ के लाइफ जर्नी को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डीवी क्लब के प्रिंसिपल मैम, जो अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। और बने रहिए, क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र से हैं तो आपको उसकी भी कई सारी रोचक जानकारी, और साथ ही हर एक का जीवन एक स्ट्रगल के साथ गुजरता है और हर एक की कहानी एक नई होती है, एक नए संघर्ष के साथ नई प्रेरणादायक होती है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट टाइम आपने मेरे साथ देखा था लखन गंगोरिया जी को, और आज मेरे साथ है डीवी क्लब के प्रिंसिपल मैम। मैम, आप अपना नाम और सारी चीजें। मैं श्रीमती नीना प्रामाणिक, प्रिंसिपल शिशु विद्यापीठ बेंगोली गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जीसे स्ट्रीट। मैम, आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था, आपको इंट्रोडक्शन की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पूरा आई थिंक जबलपुर में आपको काफ़ी लोग जानते भी हैं। आपके स्टूडेंट्स एक्चुअली सबसे बड़ी ताकत होती है एक टीचर के लिए। पर ये टीचर बनना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी जो चैनल की शुरुआत होती है वो हमेशा ऐसा होती है कि हम हर एक जो गेस्ट हमारे रहते हैं उनकी हम डेफिनेशन जानना चाह रहे हैं। तो इसी को लेकर मुझे आपसे पूछना है कि आपकी ज़िंदगी की क्या डेफिनेशन है? आपको जो परिभाषित करता है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो आप बोल सकते हो, हाँ, ये मेरे चरित्र को परिभाषित करते हैं? मेरे जीवन को परिभाषित करता है कि संघर्ष में डटे रहना है, डगमगाना नहीं है। ओके। तो आपने ये जो इतनी बड़ी लाइन आपने मुझको ये बताया है, संघर्ष में डटे रहना है, ऐसे कई मुश्किलें आपने मुझे लगता है फेस की हुई अपनी ज़िंदगी में। तो मैम, सबसे पहले तो आपकी पोस्ट है एक प्रिंसिपल की। मैम, ये जर्नी आपकी कैसी रही और कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? मैं 2014 में प्रिंसिपलशिप ज्वाइन किया मैंने, और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था मेरे लिए, क्योंकि एक बड़े ओहदे में आना और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है। पर मैंने 10 साल का ये सफ़र जो है बहुत बहुत ही सक्सेसफुली मैंने तय किया है। मैम, आपको प्रिंसिपल पोस्ट जब मिलती है, तो फर्स्ट टाइम आपने कितने इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको लगा कि हाँ, प्रिंसिपलशिप मैं एक्चुअली में निभा सकती हूँ? मैं लेक्चरशिप ज्वाइन करी थी 1993। उसके बाद 2014 में मैं सीधे प्रिंसिपल बनी। तो ये जो लेक्चरशिप था मेरा, तो उस समय भी मैं पढ़ाना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता था, और मैं प्रिंसिपल बनी उसके बाद भी मैं पढ़ाती थी। पिछले कुछ सालों से मैंने पढ़ाना बंद किया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है वो अब इतना वर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने पढ़ाना छोड़ा है। बाकी मेरे को केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके। मैम, केमिस्ट्री वाले बच्चे अक्सर डॉक्टर और वो सारी लाइन में जाते हैं, तो आप एजुकेशन लाइन में कैसे? मेरा भी एम था कि मैं एमबीबीएस करूं, जी। पर वहाँ सक्सेस नहीं हुई थी, ओके। इसलिए बाद में बीएड करके मुझे टीचिंग जॉब में ही आना तो पड़ा। मैम, एक्चुअली हम अपने सपनों को अगर नहीं पा पाते तो एक कहीं ना कहीं रिग्रेट रहता है। तो क्या आपको अभी भी वो लगता है कि नहीं, मैं कहीं और होती आज की डेट में? हाँ, आज ये भी लगता है कि अगर मुझे अभी भी चांस मिले तो मैं एमबीबीएस कर लूँ। अच्छा। ग्रेट। मैम, आपने अभी मुझे बताया था कि आपकी ज़िंदगी बहुत संघर्षपूर्ण रही है। तो मैम, मैं आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूँगी कि कैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई? मेरा एजुकेशन जो है इसी स्कूल में मिडिल तक था, उसके बाद मैं एमएलबी में। मतलब आप जिस स्कूल में अभी आप हैं, हाँ, आपने प्रिंसिपल, वहीं पढ़ाई की और वहीं वहीं प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल हूँ मैं। ग्रेट। हाँ, और उसके बाद मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई एमएलबी स्कूल से किया है, और ग्रेजुएशन मैंने होम साइंस कॉलेज से किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी से किया है। इसके बाद बीएड मैंने पीएसएम कॉलेज से किया है। ओके। मतलब आपने इतना, मतलब पीरियड आपको, मतलब लगभग जबलपुर के सारे रेप्यूटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आप गए हैं। मैम, आपको जैसा कि आप भी एक बच्चे रहे हैं और आप आज काफ़ी बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, और आप एक अच्छे खासे ओहदे पे हैं, प्रिंसिपल। तो आपको ऐसा बच्चों को लगता है ना कि खड़ूस प्रिंसिपल, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपको फील हुआ हो कि आज आप जिस ओहदे पे हैं, किसी नहीं, बच्चे ने आपके ये साथ कोई? चीज़ उस समय फील हुई जब मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा था। हर एक बच्चे ने अपने स्टेटस में मेरी फ़ोटो और मेरे लिए दुआएँ माँगी थी। तो उस समय ट्रांसप्लांट मतलब मैम कौन सी? मेरा किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट। मैम, ये आप कुछ शेयर करेंगे, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे और कैसे आप बाहर निकले? मैं 2022 में मुझे जॉन्डिस हो गया था, और उसके बाद किडनी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो 2 साल तक मैं तो नागपुर में ट्रीटमेंट कराती रही, परंतु लास्ट डायलिसिस में आ गई। तो डायलिसिस
मैं सहन नहीं कर पा रही थी। तो डॉक्टर ने ही सलाह दिया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। तो हस्बैंड ने मुझे डोनेट किया है। मैं तहे दिल से उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और जीवन भर उनकी ऋणी रहूँगी इस बात के लिए। आपके हस्बैंड ने आपको किडनी डोनेट किया है? ओह माय गॉड! तो मैम मतलब ये जो पल था एक्चुअली में, जो ये हम फेस करते हैं, उस वक़्त जब आपको ये पता चला कि आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? मतलब आपको अकेलापन, और आपको लगा कि आप हार रहे हैं? कैसे नहीं, आप उससे बाहर निकले हैं? मेरा पूरा परिवार जो था वो मेरे साथ था। सबसे बड़े जो बैकबोन होते हैं वो हमारे बच्चे थे। दोनों बच्चों ने मुझे बहुत हेल्प किया, कभी भी मुझे डिप्रेशन में आने नहीं दिया। अभी भी वो मुझे बोलते हैं कि आप काम करो पर अपना सेहत को देख कर। ओके। मैम आप कितने टाइम बाद वर्किंग स्टार्ट किया आपने? मैं 6 महीने तक लीव में थी। ओके, और मैम आपके हस्बैंड ने मतलब आप खुद ही अप्रोच किया उस चीज़ को कि वो आपको किडनी अपनी मतलब ट्रांसप्लांट? हाँ, उनको एक बार डॉक्टर ने बोला था कि परिवार का अगर कोई दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो परिवार के भी लोग राज़ी थे, पर मैंने कहा मेरा परिवार तो वैसे ही संघर्ष कर रहा है, मैं दूसरे परिवार को क्यों डिस्टर्ब करूँ? इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो हस्बैंड भी बोले ठीक है मैं तो दूँगा, तो वो राज़ी हो गए। अच्छा, आपने खुद उनसे पूछा एंड ही वाज़ रेडी फॉर दैट। ओके। और मैम इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने सुना है कहीं पर कि कोई एक ऐसा खास दिन था जिस वक़्त आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था। हाँ, उस दिन करवा चौथ का त्योहार था, उस दिन हस्बैंड ने मुझे डोनेट किया, तो उसका माने एक अलग ही महत्व बढ़ गया था। ओके, आप एक्चुअली मैम बंगाली हैं, हाँ? मैम बंगाली हैं, और भले हम त्योहार हमारे धर्म वाइज़ अलग-अलग हैं, लेकिन हम सब कुछ मनाते हैं। तो आप व्रत नहीं रखते हैं, पर फिर भी आपने उसका महत्व समझा और आपको एक्चुअली में लगा कि वो मुझे एज़ अ गिफ्ट मिला है, एक्चुअल में प्रीशियस गिफ्ट कह सकते हैं। मैम आपके किडनी ट्रांसप्लांट के बाद की जो आपकी हेल्थ रही है, तो वो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं एक नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, श्री प्रेमानंद जी महाराज, अगर आपने सुना जी, होगा जी। उनको, तो उनकी भी दोनों किडनीज़ फेल हैं। तो मैम डायलिसिस फेल है। डायलिसिस करवाते रहते हैं वो। तो मैम वो हर दूसरे दिन डायलिसिस फेस करते हैं, और आपने कहा कि आपको पेन होता है। मैम वो जो ड्यूरेशन रहा है, आप वो शेयर वो कर तो सकते हैं? बहुत ही पेनफुल रहता है। मेरे को भी वीक में 3 दिन होते थे डायलिसिस। वो डायलिसिस के लिए 1 घंटे पहले निकलना, 4-5 घंटे वहाँ पर रहना, उसके बाद घर आना, घर आके फिर तैयार होके स्कूल आना। तो ये सारी चीज़ें मैं डायलिसिस के बाद यू हाँ, यूज्ड टू कम हियर? डायलिसिस के बाद भी मैं आके यहाँ पर काम करती थी। ओह माय गॉड! मतलब तुरंत मैंने एक्चुअली मतलब एक बोलना चाहिए कर्तव्य परायणता, ड्यूटी अपने, हाँ, ड्यूटी है। अपने कर्मों को, अपने अपने मतलब ड्यूटी को ही अपना कर्म मान के रखा हुआ है। ओके। मैम आपकी पारिवारिक स्थिति को आप थोड़ा-सा मतलब शेयर करेंगी? मतलब आप एक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मैं डायरेक्टली अगर आपसे पूछूँ तो। और जो आप स्कूल में बच्चों को सिखाती हैं, क्या वही चीज़ें आपके बच्चे आपके सामने अडॉप्ट करते हैं? हाँ, और कुछ बिल्कुल। और? हमारे दोनों बच्चे बहुत संस्कारी हैं और मैंने वो हम मम्मी-पापा से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि मुझे दिन भर में कम से कम 10 बार उसका फ़ोन आता है, ओह! दोनों का, कि मम्मी कैसी हो? मम्मी लिटिल यू आर ब्लेस्ड विद हाँ, दैट कि हाँ, मेरे बच्चे भी मेरे को कंटिन्यू कॉल करते हैं। और आज की जनरेशन है मैम, आपने देखा होगा, बच्चे दूसरे शहरों में जा इसलिए रहे हैं ताकि उनको फ्रीडम मिल सके। दे आर नॉट थिंकिंग कि हमें पढ़ना है या कुछ करना है, वो मन एक्चुअली इन जा पर रहे हैं कि हम थोड़ा सा फ्रीडम ले सकें परिवार से। इन सिचुएशन से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इतना बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। लोग ओके। जब बोलते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, हाँ, तब मुझे महसूस होता है होगा बड़ा। पर मैं बिल्कुल जैसे रहते हैं, वैसे ही रहती मतलब आप कहना चाह रहे हो, अगर आपके पास ज़िंदगी में जितने बड़े संघर्ष आ जाएँ, अगर परिवार साथ है, तो आप हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। फिर आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैम आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी भी शिक्षा में कभी कोई डिफ़िकल्टीज़ आईं, जो आपको लगा हो कि मैं ये नहीं कर पाई या मुझे कुछ और करना हाँ, था, कुछ मुझे ऐसा? वही था एक कि मुझे एमबीबीएस करना था पर मेरे को चांस नहीं मिला उसमें। वो एक रिग्रेट रहेगा चांस जीवन भर। एज़ इन लाइक मतलब आप क्लियर नहीं कर पाए कि फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ नहीं, थे, नहीं, और क्लियर नहीं कर पाई थी। क्लियर आप नहीं कर पाए थे, और फाइनेंशियली आप अच्छे थे अपने घर हाँ, ठीक। परिवार से? मैंने मैम अगर एमबीबीएस होता है तो भाई साहब हमारे पढ़ाते मुझे। ओके, भाई साहब, हाँ, आपसे बड़े आपके भाई हाँ। हैं, तो वो आपके परिवार को सँभालते हैं। हुँ, ओके।
मैम आपको अपने पेरेंट्स से क्या शिक्षा मिली है? क्योंकि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं रहती है, तब तक आप जीवन में, मुझे ऐसा लगता है, सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, तो वो जीवन में आगे उस तरीके से नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मैं समझती हूँ संस्कार। संस्कार जो है वो अपने मम्मी पापा से ही आते हैं, अपने परिवार से ही आता है, और अगर इंसान संस्कारी हो जाता है तो आधे से अधिक लाइफ उसकी स्मूथली चलती है। तो आज की जो जनरेशन है, दे आर लाइक कि पेरेंट्स की सुनना नहीं है, अपने मन की करना है। और आज की जो बुरी आदतें हैं, लोगों को बोलना चाहिए सिगरेट, दारू, बहुत कम उम्र में लोग पार्टीज कर रहे हैं, और माँ बाप के साथ भी दुर्व्यवहार आप समझ सकते हैं। तो वो चीज़ से कैसे, मतलब आप, मतलब जनरेशन बाहर हम ला सकते हैं उनको? वैसे हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे निकले हैं अभी तक, वो जहाँ भी हमको मिलते हैं पैर छूकर प्रणाम करना उनका पहला वो है, और बाकी सब चीज़ पूछना। लगभग मेरे हाथ से 10,000 बच्चे तो निकल चुके हैं, कि दस मुझे हजार 32 साल हो गए हैं जी जी। पढ़ाते हुए। तो आज तक तो मैंने अपने यहाँ के जितने भी बच्चे थे, कोई किसी बच्चे को ऐसा देखा नहीं मैंने। हम बेसिक्स अगर हम हाँ, काम बेसिक, करें, हाँ, वो चीज़ें हम लोग डालते रहते हैं तो स्कूल मैम में। ऐसा क्या है जो बाकी संस्थाएं या स्कूल्स को फॉलो करना चाहिए? आपको लगता है कि आज की जो है, मैं अगर डायरेक्ट बोलूँ तो इट्स लाइक स्कूल और कॉलेजेस बिजनेस बन गए हैं। एडमिशन्स के लिए होड़ मची हुई है, स्टूडेंट्स को कम परसेंटेज में भी एडमिशन दे दिया जा रहा है, उनको फोर्स नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, कहीं ना कहीं? देखिए, जो स्तर है शिक्षा का, गिरा तो है, जी। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमको एक लगन रहती थी कि हमें पढ़ना ही है। पढ़ना ही है। आजकल के बच्चों को आप कितना भी पढ़ा दो, अगर उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो कल हमको सुनाएंगे वो चीज़, तो वो नहीं करते। तो उनके पीछे पड़ के हमको उनसे निकालना पड़ता है। मैम एक, हम क्लास जब पढ़ाते हैं तो हमें ना दो तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक आप कमज़ोर बैकग्राउंड रहता है, और एक होशियार रहता है। तो आपके हिसाब से हम तो कमज़ोर बच्चों को लेके ही चलते हैं, हम्म, अच्छे बच्चे तो कर ही कर लेंगे। ही लेंगे। हाँ, तो मैम हाँ, ऐसे आप क्या पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चे अपने आप को पीछे ना समझे? और अभी मैंने, आई डोंट रिमेम्बर दैट सिटी, जो हमारी बैक बेंचर्स की जो टीम रहती है वो अक्सर पीछे रहती है। आपने सुना होगा, हमारे बीच भी ऐसा, मतलब मेरी भी टीम थी। तो और अभी उन्होंने यू शेप कर दिया है कि सारे बच्चे ऐसे बैठेंगे। मतलब आप पीछे सीटिंग वन बाय वन, एक के बाद एक नहीं बैठने वाले हैं, आप ऐसे बैठने वाले हैं, टीचर सेंटर पे रहेगा। जैसे हमारे मीटिंग्स होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, वैसा यू शेप कर दिया गया है कि कहीं पर भी कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, वो सारे के सारे फ्रंट फ्रंट वाले कहलाएंगे, बैक बेंचर्स कोई नहीं कहलाएगा। तो आप इससे सहमत हैं, और आप क्या चेंज करना चाहेंगे उसको? सहमत हूँ इससे कि आप सभी के कांटेक्ट में रह रहे हैं, जी। वो ठीक है, पर बच्चों को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग। हाँ, बच्चों को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, उनको बीच-बीच में इस प्रकार के प्रोग्राम हम लोग कराते रहते हैं, जी। बाकी जिससे उनका डेवलपमेंट अच्छा हो। मैम कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे नियम जो आप आज के माँ बाप को देना चाहेंगे कि बच्चे पढ़ाई में क्यों पीछे रह रहे हैं, आपको क्या ध्यान देना चाहिए? बच गार्जियन को थोड़ा-सा अवेयर होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल से गया, बैग खोल के देख रहा है कि नहीं। आप भी देखो बच्चों को क्या होमवर्क मिला है, क्या पढ़ाया गया। आपको नहीं बनता है, आप जी नहीं जी जी। समझते हो, पर अगर आप रोज़ लेके बच्चे को बैठोगे, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। करेगा ही करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ रेशो, पूरा तो नहीं बोलूंगी मैम, मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, आगे बच्चे की परवरिश होती रहेगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, पैसा आप खर्च कर रहे हैं लेकिन उनको परवरिश नहीं मिल रही है, मुझे लगता है ना वो पढ़ाई कर रहे हैं। मैम अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा, उसमें बोल रहे डॉक्टर्स एक कंप्लेन लेके आए थे कि भाई जो मैंने आपसे शेयर किया था कि लोग जबलपुर में ही बहुत बड़े लेवल पे छोटे छोटे बच्चे भी बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। उसमें से लोग वैसलीन हो गया, और टूथपेस्ट हो गया, या पेट्रोल हो गया, इसको एज बैड हैबिट, सूंघना और बुना सूखा हुँ, नशा, अच्छा। ये कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का ध्यान समझ में नहीं आ रहा है। और एक काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स का पिकअप नहीं उठ रहा है, इसलिए क्योंकि बच्चों पर बस पैसा लगाया जा रहा है, उन्हें संस्कार, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा हुँ, रही है। तो मैम ये कैसे हम उससे मतलब अब मेरे मुझे ऐसा लगता है मैम कि स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट्स को काउंसिल हाँ, करना चाहिए।
तब जाके ये चीज़ थोड़ी-सी सॉर्ट आउट हो सकती है। और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों का कि हमारे पास तो वो बच्चे 5 घंटे हैं, 5 घंटे हम उनको शिक्षा दे रहे जी। हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं वो आपके साथ है। उसके बाद क्या कर रहे हैं वो आप देखिए थोड़ा-सा, खाली कंसंट्रेट होइए कि वो पढ़ाई करे, उसके अलावा कुछ ना करें। ओके। बच्चों का बैग चेक करें कि कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है उनमें। मैम डायरेक्टली सेइंग कि अगर आपको नहीं आता है पढ़ाते, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको मैथ्स नहीं आता है, तो एटलीस्ट आप उन्हें प्रिटेंड करें कि आप सारी चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं, आपकी सबके ऊपर नज़र है और आप उनका होमवर्क चेक करेंगे। एटलीस्ट टीचर का साइन तो देख ही सकते हैं कि रेड है या रेड क्रॉस है, कुछ भी मैम जो चेक करते हैं। मैम आपने जब प्रिंसिपल आप नहीं थे तब और जब आप प्रिंसिपल बने, उस ड्यूरेशन में आपको क्या लगता था कि क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या वो चेंजेस आपने किए स्कूल में? मैंने चेंज किए हैं थोड़े से कि स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो रिजल्ट पे आप हाँ, ध्यान दे रहे हैं। रिजल्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। मैंने ऐसे बच्चे जो बिल्कुल उनको कुछ नहीं बनता है, उनकी अलग क्लासेस रखी, उनको अलग टाइम दिया, जी। बेसिक चीज़ें उनको सिखाते थे हम। ओके। तो मैम एक और चीज़ है, ये जैसे आप रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो मैम क्या आप भी मतलब मैं आपका पर्सनली ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ, क्या आप भी परसेंटेज के पीछे बच्चों के भागते हैं या हम उनका जो आईक्यू लेवल है उसको बढ़ाने की बात करेंगे? आईक्यू लेवल भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद परसेंटेज तो मायने रखता है उनकी लाइफ के लिए। ओके। मेरे यहाँ 2017 में एक बच्ची मेरिट में आई थी ओके। 12th में। जी। उसको केमिस्ट्री में 100 ऑफ 100 था। 100 आउट ऑफ 100। ओके, ग्रेट केमिस्ट्री वो भी। हाँ, और तो वो मेरिट में थी। ओके। मैम आपको अभी जो आप जिस पोस्ट पे हैं उस पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो स्टूडेंट से आपका कोऑर्डिनेशन और स्टूडेंट से आपका रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा रहता है। मेरे जो खाली टाइम रहता है मैं पूरे स्कूल में घूमती हूँ और ओके। बच्चों को देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो सारे बच्चे हमसे भी इंटरेक्ट होते हैं, मैं भी उनसे होती हूँ। मैम जबलपुर के शिक्षा क्षेत्र का जो हम आपको दायरा बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। लोग स्कूल्स कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं बट दे आर इनटू लाइक कि क्या कितना पैसा कमाया जाए। क्या ये नज़रिया सही है लोगों का और आप उसको क्या बोलना चाहेंगे कि आप किस पर ध्यान दीजिए? बिल्कुल नहीं, ये जो प्रोफ़ेशनली हो जा रहा है शिक्षा, जी। उसको नहीं होना चाहिए। बच्चे के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो कि बिल्कुल, बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए। ओके। एंड मैम आपकी जब पढ़ाई आप कर रहे थे तब और जो अभी आप शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या अंतर आपने पाया है? पढ़ाई जब कर रहे थे तो तब मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ़ मेरे लिए है और जब मैं अभी प्रिंसिपलशिप हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे 1000 बच्चे मेरे उसमें हैं, तो उन सबका मुझे ध्यान रखना मतलब पड़ता अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो जैसे फिफ्थ के बच्चे को एबीसीडी बहुत इजी लगता है, है। वहीं आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को एबीसीडी बहुत डिफिकल्ट लगती थी हुँ, उस टाइम पे। वैसी वाली चीज़ है। मैम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आज भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं ढंग से, इसका? मेन पारिवारिक वातावरण है, जी। क्योंकि पेरेंट्स अगर नहीं यूज़ करेंगे घर में भी थोड़ा-सा, तो बच्चे फिर नहीं कर पाते उस चीज़ को। आजकल इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, वो रट के पास कर लेते हैं। जी। उनको स्पोकन नहीं बनता है, उनको उसका मतलब नहीं प नहीं बनता पता है, होता, हाँ। इसलिए हिंदी मीडियम के इवन जो दे डोंट नो कि ग्रामर का कैसे यूज हाँ, करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत रहती मिस्टेक्स है। रहती हैं, बल्कि हिंदी मीडियम से ज़्यादा रहती हाँ, हैं इफ आई एम नॉट हिंदी रॉन्ग। मीडियम के बच्चों की ग्रामर अच्छी ग्रामर रहती अच्छी रहती है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ बट मैंने कॉलेज में जाके चेंज है। हाँ, कर लिया था। इंग्लिश का लिया था। मैम आपकी लाइफ जर्नी जो आपने अभी शेयर करी है, आपके जीवन के स्ट्रगल कहाँ कहाँ थे, आप उनसे कैसे निकले हैं? स्ट्रगल तो मुझे हर पल देना पड़ा। मैं भी सोचती रही भगवान परीक्षा ले रहा है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी देगा मुझे। जी। तो मिलता रहा मुझे, पर स्ट्रगल के बाद ही। हम कुछ ऐसे शेयर करना चाहेंगी जहाँ पे आपने एक्चुअली आपने जब परिभाषा दी तो आपने कहा था संघर्ष रहा है, तो तो ऐसे कहाँ कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे पल थे जब आप? जब मैं बीएड करने जा रही थी, जी। तो मेरी शादी हो गई थी। ससुराल वाले बोल रहे थे नहीं पढ़ना है। अच्छा, हाँ, हाँ, आपने वहाँ से स्ट्रगल किया? हाँ। गॉड, तो ये थोड़ी मैंने बहुत डिफिकल्ट होती है एक लड़की के लिए और आप उस ज़माने की बात कर रहे हाँ, हैं। तो मैंने बोला नहीं मुझे तो करना ही है। जब मैं इस लाइन में नहीं जा चुकी हुँ। एमबीबीएस में, जी। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही आगे। तो मेरे ससुर जी के मना करने पर भी मैं बीएड करी और उसके बाद उसी ड्यूरेशन में मुझे
बच्चे की। ओके, यू वर कंसीविंग दैट टाइम। ओके ओके। तो वो टाइम, पूरा टाइम पीरियड जो था मेरा बीएड प्रेगनेंसी पीरियड में ही गया। और जब ओके एग्ज़ाम हो रहे थे तब मेरा बच्चा हुआ। ओके, मतलब आपके एग्जाम की ड्यूरेशन में आपके प्रेगनेंसी की डेट थी? तो दो मैम दो आप, एग्ज़ाम्स हो चुके थे, फिर 4 एग्ज़ाम मैंने उसके बाद में दिए। मतलब आपने बेबी बर्थ के बाद आपने एग्जाम हाँ, दिए? मैं हॉस्पिटल से एग्ज़ाम देने गई। ओ माय गॉड! मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, बिकॉज़ मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, और आज की डेट में जहाँ मुझे पता है डॉक्टर्स मतलब कम्प्लीटली आपको बेड रेस्ट अच्छा, दे देते हैं, और आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना मुझे पता है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जो समझाया था, इट इज़ लाइक कि बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा अपने आप को थका नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिर जो प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड रहता है उसके थोड़े टाइम तक अगर आपने आपको कम्प्लीटली रेस्ट नहीं दिया है, तो वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है उस ड्यूरेशन में आपको लाइफ टाइम आई थिंक फेस करना पड़ता है। मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई थी, अगर आप उस चीज़ को, जैसे आप ज़्यादा बोलते हो तो दांतों में भी कमजोरी आती है, आंखों में भी कमजोरी आती है, और आपके बहुत सारी चीज़ें जो बोलते हैं मदर के होने के बाद चेंज हो जाते हो आप, मतलब आफ्टर तो बीइंग मैं मदर। जब हॉस्पिटल गई मैं बेटा, तो मैं अपनी किताब कॉपी लेके गई थी। ओह माय गॉड! और मैं मुझे चाय ड्रिप का चढ़ा वेट कर रही हुआ थी। मुझे ड्रिप चढ़ा हुआ था और मैं पढ़ रही थी। डॉक्टर अपनी लड़की को बुला के दिखाते हैं, देख इसको देख। हाँ, मैम बट ऑफ ये बहुत लाइफ चेंजिंग हाँ, एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने, कि हमने वो दुल्हन देखी है ना, कि दुल्हन हाँ, शादी का मंडप छोड़ के अपने एग्जाम दे रही है। मैम ने डिलीवरी के बाद जस्ट सेकेंड डे, मैम है ना, हाँ। मैम ने मतलब एक दिन बेबी बर्थ के बाद आप सेकेंड डे एग्जाम देने गए हो। मैं तो सोच के घबरा रही हूँ। मैम पढ़ाई कब की आपने? तो पढ़ाई पहले से करके रखी थी, थोड़ा सा रिवीजन जो किया है हॉस्पिटल में वो बस। आपने हॉस्पिटल में किया है? मैम उस ड्यूरेशन में आपके एक होता है ना ससुराल, फिर ससुराल के 10 लोग, फिर वो आपको देखने करने हैं, उस टाइमिंग पे आपको कैसा फील हुआ? उस टाइम आते थे वो, पर मेरा ध्यान तो कहीं और ही था ना। तो आपको फील ही नहीं हुआ कुछ? मैम ये मुझे बहुत जानना है कि हम ना बीइंग ससुराल वाले बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लाइक यू नो आपके 10 लोग और होते हैं जो आपको कभी कभी नीचे गिराते हैं, कभी कभी आपको बिना वजह गलतियों के लिए भी बोला जाता है। तो उनसे लड़कियां कैसे बाहर आए? मतलब होता है ना कि घर वालों के टोका टाकी की वजह से कई लड़कियां मैम आज की डेट में भी अपने सपने छोड़ के बैठी हैं। वो लाइफ में बढ़ना तो चाह रही हैं, लेकिन बस लोगों की बातों को सुनना पड़े, वो चुप हैं और अपने सपनों को दबा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें मान सकते हैं हम, हाँ। उन्हीं को मानना चाहिए, और जो आपके लाइफ के लिए बेटर है, आपको वो करना चाहिए। मीन्स हमें अपने आप पे फोकस रखना है, फोकस। हमें टारगेट अपने आप को बनाना है, हमें दूसरों का नहीं चाहिए। मैं एक्चुअली मैम एक काउंसलर भी रही हूँ, छोटी मोटी सी। सो आई यूज टू काउंसिल पीपल, लाइक कि आप ना अपने दिमाग में 2 छन्नियाँ बना के रखो। एक में कचरा जाने दो, पर उसको अंदर नहीं जाने दो, छन्नी के ऊपर ही रहने दो। तो ये चीज़ एक्चुअल में आपने मुझे बताई कि आपने वो किया हुआ है। तो लिटरली गाइस, गर्ल्स जो शादी के बाद अपने सपनों को पूरा नहीं करती हैं, ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने कि मैम ने शादी के बाद ही नहीं, जस्ट बेबी बर्थ के सेकेंड डे पर अपना एग्जाम दिया है, एंड आप क्लियर करके बैठे हो उसको, और आप आज बीएड करने के बाद शी इज़ अ प्रिंसिपल इन अ कॉलेज। तो हेड्स ऑफ टू यू मैम, लिटरली मैं इस चीज़ के लिए आपको थैंक हेड्स यू। ऑफ बोलूंगी। मैम इसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा? हस्बैंड का पूरा पूरा सहयोग था, वही मुझे ले जाते थे, हॉस्पिटल में छोड़ते थे। ओके, मतलब एग्जाम दिलाने के हाँ, बाद और हाँ, सारी चीज़, मैम डॉक्टर ने अलाउ किया था आपको? अलाउड था। और मैम उस टाइमिंग पे जब हमें एक, जब हम माँ बनते हैं ना, तो हमें लगता है जल्दी से जल्दी बच्चा हमारे हाथ में आए। आपने वो 3 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो आपने छोड़ा चार। है अपने बच्चे को। मैम वो ड्यूरेशन आप एग्जाम लिख रहे थे कि कहीं और ध्यान था? जब एग्जाम और देने एक बैठो ना, लड़की को फिजिकल हाँ, चेंजेस भी आते हैं मैम, एक्चुअली बहुत सारे। थे, मुझे भी बहुत सारी चीजें थी, पर जब मैं एग्जाम में बैठी तो मैं सब कुछ भूल गई। ओके। खाली एग्जाम दिया और फिर निकल के आ गई। मैं ये जान के तो लिटरली हेड्स ऑफ, मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ लोगों से आपकी स्टोरी। और मैम इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, या लोगों, एक होते हैं ना कि जब आप एक नई कोई चीज़ करते हो तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं। आई एम डैम श्योर आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो मिले होंगे उस वक्त, कि ऐसी क्या पढ़ाई कर रही है इसको, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है कि शादी हो गई, बच्चों के बाद लड़की की कहानी तो खत्म, अब उसको वही देखना है। फिर आपने वहाँ फाइट करके अपने आप को उठाया, और आज आप एक द प्रिंसिपल आप हैं यहाँ पर। तो आप
कैसे फाइट करके आए, और मतलब वो एक पूरा लाइफ आपका निकले, एक पीरियड ड्यूरेशन आपका निकला है, तो कैसे आपने उसको अवॉइड किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे को अंदर भी वो सारी चीजें जाती हैं जब आप जो मुझे लगता सोचते है हो अगर खाते हो। हस्बैंड का सहयोग रहे जी। तो हर चीज को हम जीत सकते हस्बैंड, हैं। तो आपको सर का पूरा सपोर्ट यस। मिला हुआ है। मैम क्या ऐसा मतलब बोलना चाहिए, मैं पूछ रही हूँ, ऐसी क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए एक पार्टनर के बीच में ताकि रिश्ता खूबसूरत भी नहीं, एटलीस्ट समझदारी से तो चलना चाहिए? हाँ, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। उस डाउट को लेके बैठे रहो जीवन भर तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके। मैम एक्चुअली देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि लड़कियों में ना एक रिक्वायरमेंट रहती है कि पैम्परिंग चाहिए हमें, तो वो आपको मिली है? लाइक एक बोलते हैं ना कि वाइफ के लिए उसका हस्बैंड भी एक दूसरा बच्चा बन जाता है, और सेम हम चाहते हैं कि वो हमें एक डॉल की तरह वो पैम्परिंग मिलती रहे। मतलब मैं आपकी उस ड्यूरेशन की बात कर रही मेरी हूँ। लाइफ थोड़ी अलग थी क्योंकि जैसे ही बच्चा हुआ उसके बाद 10-11 महीने मैं घर में बैठी थी। उसके बाद ही मैं यहाँ पर जॉब ओके। जॉइन कर लिया था। तो उतना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं। आप मुझे जॉइंट फैमिली में थे? नहीं, सेपरेट न्यूक्लियर था। फैमिली में थे? न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो आपकी देखभाल करने के लिए आप खुद ही आप। हाँ, एक मेड रखी थी। ओके, दैट्स ग्रेट। मैम मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आपने जो सपोर्ट और की बात की है, तो आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग। तो आपने लड़के को अपने आगे के लिए जैसे हम शिक्षा देते हैं, आई थिंक इतने बड़े तो हैं आपके बच्चे कि आप आगे का उनको समझा सकें। जीवन जीने की एक कला बोलते हैं, तो आप उनमें अपने आप को देख पाते हैं कि हाँ, जो हमने सिखाया है हाँ, या बिल्कुल। जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे उस लाइन पे हैं और मेरे हमें बच्चे रिग्रेट दोनों नहीं हो। ऐसे हैं कि उनको अगर कुछ करना है तो वो पहले मेरे से डिस्कशन करेंगे। ओके। उसके बाद अगर मैं सैटिस्फाइड रहूँगी तभी वो करेंगे। पेरेंट्स एंड बच्चे की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए? हाँ, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। अगर आपका बच्चा गलत निकलता है तो परवरिश पे सवाल उठता है। हुँ, तो पर इज़ इट मुझे रॉन्ग और राइट? बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें और भी आपके जीवन में आती है, जैसे अभी लड़कों की दूसरे लड़कों से दोस्ती और बहुत लड़कियों की दोस्ती, तो ये क्या परवरिश और संस्कार पे मतलब। नहीं, इसको मैं उससे नहीं जोड़ती हूँ। कारण ये रहता है कि बच्चों की संगति कैसे मिल जाए, जी। उस पर पूरा डिपेंड करता है। कोई भी माँ या कोई भी पापा ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते में जाए। तो उसको शिक्षा और संस्कार वैसे ही दिए जाते हैं। अब कुछ चीज़ें रहती हैं कि बच्चों की संगति कैसी है, वो कहाँ आधार उठ तो रहा आपको है। बनाना पड़ता है माँ-बाप को। फिर भी जो इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहा है या फेस कर रहा है, जी। उनकी प्रॉब्लम तो मैं समझती हूँ कि कोई भी मम्मी-पापा ये नहीं नहीं चाहेगा चाहेंगे। कि बच्चा क्योंकि हमारा मुझे गलत ये चीज़ रास्ते में चले। पर्सनली गलत लगती है कि इंसान ना आपकी परवरिश पे सवाल उठा सवाल देता है। उठाते नहीं। बिकॉज़ आई नो दैट कि आप ना किसी की परवरिश पे एटलीस्ट आप सवाल मत उठाइए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो क्योंकि कोई भी माँ-बाप संस्कार बुरे या अच्छे इस मकसद से नहीं देते हैं कि आगे चल के आपको। हुँ। मैम बच्चों की स्क्रीन टाइम को लेके आपका क्या है? हाँ, बहुत सारे बच्चे आज के डेट में मोबाइल के साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनका पूरा दिनचर्या मोबाइल के साथ होता है। यही तो सबसे बेकार चीज़ें हैं कि वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते। आज पहले बच्चे राइटिंग करते थे, हुँ। कुछ पढ़ते थे, जी। कहानियों की किताबें पढ़ते थे। आजकल कहानियों से उनको कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं रहता है। कि हम रीडिंग करें या कुछ करें, उनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। इसलिए बच्चे आजकल रीडिंग करना भी नहीं जानते कि क्या होता जी, है। जी, या जी। हम लोगों की हैबिट थी जैसे सुबह हुआ तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। पढ़ते थे, हाँ। आजकल के बच्चे कभी न्यूज़पेपर नहीं, देखते ही नहीं है। रेयरली हाँ, रेयरली मिलते हैं कोई ऐसे। उनको मतलब भी नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, वो मोबाइल में डूबे रहते हैं। मैम आपकी ज़िंदगी के कोई ऐसे कमज़ोर पल जब आपको लगा हो कि महिला होने के नाते मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ या मुझे और स्ट्रॉन्ग होना है? ऐसा पल आया था जब मैं यहाँ पर पोस्ट में आई थी, ओके। क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं। परोसा नहीं जाता आपको, जी, जी, जी। लेना पड़ता है। पॉलिटिक्स भी हाँ, होता हाँ। है ना? इनडायरेक्टली। तो उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया था। मतलब आपकी एक स्ट्रगल लाइफ ये भी रही, क्योंकि हर ऑफिस शिक्षा का क्षेत्र भी इससे वंचित नहीं रह गया कि आप शिक्षा देते हैं लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब आज अगर मैं आपको बोलूँ आपको बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए और मेरी ही टोन खराब है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो आपको भी मतलब राजनीति का सामना शिकार करना है। पड़ा ही पड़ा है। ओके। मैम, आप डीवी क्लब स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैम, यहाँ पे 2 मीडियम है, हाँ, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं हिंदी मीडियम की आप प्रिंसिपल। हिंदी मीडियम के प्रिंसिपल हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आप बस चाहूँगी कि आप हमारी जबलपुर की जनता को और जो हमारी शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं आज की जनरेशन, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगी, शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आप ऊपर उठ सकते हो। सीढ़ियाँ चढ़ने की जो टेंडेंसी है वो आप यहीं से सीख सकते हो, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। इसलिए जितना ध्यान दे सकते हो अभी अपने 13-14 साल की जो पढ़ाई का लाइफ है उसको कीजिए। मोबाइल भी है, बाकी चीज़ें भी रहेंगी, पर ये जो टाइम है, आपका समय है पढ़ाई का, वो चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में थोड़ी सी तारीफ चाहिए हमें। नेहा बहुत ही अच्छी है, उसके साथ मेरी मुलाकात इसके पहले भी हुई है। जी। हाँ, और बाकी उसका टैलेंट तो आप देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम का अगर आपको लाइव जर्नी जाना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ आप यहाँ पर जुड़ते रहिए, आपको मिलती रहेंगी कहानियाँ और भी, और इंस्पायरिंग कहानियाँ मिलेंगी, और एक ऐसी कहानियाँ जो आपने सुनी है समझी नहीं है, हम आपको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। तो डू वॉच दिस एपिसोड। आपको मैम की लाइफ जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब जर्नी में, और मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक स्टूडेंट की लाइफ में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। थैंक यू।